आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। नमस्कार, हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 300 बाल कीर्तन मंडली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शबद कीर्तन में भी शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली में लगभग 3000 बच्चों द्वारा मार्च पास्ट को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहीदी दिवस को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर ट्वीट करके साहिबजादों को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस पर हम साहिबजादों और माता गुजरी जी के साहस को याद करते हैं। हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहस को भी याद करते हैं। आज दोपहर 12:30 बजे इस प्रेरक दिवस को चिन्हित करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीर बाल दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने छोटी उम्र में भी मातृभूमि व धर्म की रक्षा हेतु दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया। उनकी शौर्य गाथा हमारी धरोहर है, जिसका स्मरण कर मोदी सरकार वीर बाल दिवस मना रही है। साहिबजादों, माता गुजरी व गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता व बलिदान को सादर नमन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहीदी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस दिन को राष्ट्रीय दिवस घोषित कर साहिबजादों की महान शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। वीर बाल दिवस के मौके पर छोटे साहिबजादों की शहादत के इतिहास को पूरी दुनिया तक पहुंचाकर एक नया इतिहास रचा जाएगा। सत श्री अकाल। वीर बाल दिवस के मौके ते मैं हरदीप सिंह पुरी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ते छोटे साहिबजादियां नूं प्रणाम करदा हां, जिन्हां ने अपनी लसानी शहादत नाल अजिही अदुੱਤੀ मिसाल कायम की, जिस दे अज तक दुनिया के इतिहास विच कोई दूजी उदाहरण नहीं मिलती। आज के दिन 1704 ईस्वी नो 7, 8, 9 साल के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह जी ने जालम मुगल नवाब वजीर खान दे जुल्म दे विरोध करते हुए सिख पंथ की बुलंदी अते शान लाई अपने आप नो जिंदा निहा विच चिनवा लिया, पर सिखी नहीं छोड़ी। तरन दी आजादी लाए अपने शहादत देके जालम मुगल राज दियां जड़ा हिला देने वाले साहिबजादियां दी महान शहादत नो नमन करते हुए मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर नो वीर बाल दिवस वजों घोषित किया है। माता गुजरी जी अते साहिबजादियां दी लसानी शहादत नो राष्ट्र सड़ा छेते करदा रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी को नमन किया है। नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी की शहादत दिवस पर उन्हें नमन। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तेलंगाना के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में सर्दियों के अस्थायी निवास में ठहरेंगी।
राष्ट्रपति आज आंध्र प्रदेश में श्री सैलम मंदिर जाएंगी और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति साथ ही श्री सैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्रम भी जाएंगी। राष्ट्रपति हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगी। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को भी जाएंगी, जहां वे भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगी। और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। गलन के साथ दिल्ली में ठंड बरकरार है। कई जगह कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ठंड को लेकर आज दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में चल रही शीतलहर लोगों को मनाली की ठंड की याद दिलाने लगी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है और दिल्ली में तो ये 4 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। आईएमडी के पूर्व अनुमान के अनुसार ही राजधानी दिल्ली में सुबह से ही कोहरा छाया है और शीतलहर भी ठंड बढ़ाने का काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर में इसके चलते आज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुजरते दिन के साथ शीतलहर की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अगले 4 दिनों तक राहत के आसार नहीं है। गाजियाबाद में मौसम बेहद सर्द बना हुआ है और आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी हवाओं से लोग ठिठुरते रहे। आशंका ये भी है कि लोगों को ठिठुरन भरी ठंड में ही नए साल का जश्न मनाना होगा। गाजियाबाद में कई क्षेत्रों में देर सुबह तक घना कोहरा छाया रहा। इलाकों में जगह जगह लोग आग ताप कर ठंड से बचने का प्रयास करते दिखे। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। शीतलहर से शहर और आसपास के क्षेत्रों के लोग ठंड से कांप उठे। बर्फीली हवाओं का असर मैदान तक दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि नए साल तक ठंड की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मैदानी क्षेत्र में भी सर्द हवाएं असर दिखा रही हैं। लोग अलग अलग तरीके अपनाकर ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस सप्ताह कुछ स्थानों पर कोहरा अधिक रहने की संभावना है। सर्द हवाएं भी चलेंगी। ऐसे में ठंड से बचाव बेहद जरूरी है। रात के तापमान में अभी और गिरावट की संभावना है। दिन का तापमान भी सामान्य से कम ही रहेगा। पंजाब में भी कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। अमृतसर में सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसके कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सुबह दिन का न्यूनतम तापमान में अधिक गिरावट देखने को नहीं मिली है। 2 दिन से धूप न खिलने के कारण धुंध कम रही, लेकिन दिन के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अधिक अंतर न होने के कारण पंजाब में ठिठुरन अधिक बढ़ी है। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का कहर जारी है। हरियाणा में रविवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। अंबाला शहर में भी घने कोहरे से दृश्यता काफी कम हो गई। मौसम विभाग ने हरियाणा में सर्दी के बढ़ते कहर को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक शीतलहर से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने बताया शहडोल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों में न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडे रहने वाले हैं। रात का तापमान यहां औसतन कम रहेगा, जिसके चलते यहां पर रात और दिन में शीतलहर का असर दिखाई पड़ेगा। देखिए, अभी जो पश्चिमी विक्षोभ एक आया हुआ था और उसकी वजह से जो बर्फबारी हुई और उस आगे पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल गया है, तो इसकी वजह से जो है मध्य प्रदेश में जो है
उत्तरी हवाएं आना शुरू हो गई हैं, तो इसकी वजह से जो है तापमान जो है पूरे मध्य प्रदेश में गिरे हैं। और उसके काफी जो है ग्वालियर साइड और अपने सागर चंबल यहाँ पे काफी गिरे हैं। और भोपाल में भी थोड़ा टेम्परेचर हुआ मगर इतना नहीं गिरा। बाकी प्रदेश जबलपुर साइड भी गिरे हैं। और सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है आपके 3.6 ग्वालियर में रिकॉर्ड किया गया है और नौगांव में 4.4 रिकॉर्ड किया गया है। और आगामी दिनों में भी जो है अभी 1-2 दिन तो थोड़े टेम्परेचर डाउन होंगे। राजस्थान के कई जिले घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। राज्य में माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। माउंट आबू में तापमान गिरने के कारण बर्फ की परत जम गई है। माउंट आबू में तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ होने से उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचने लगेंगी, जिससे नए साल के मौके पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे पूर्व प्रदेश में ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ेगी। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा पड़ रहा है, जिसका असर भारतीय रेलवे की सेवाओं पर भी देखने को मिला है। सोमवार को भारतीय रेलवे की ओर से 318 ट्रेनों को निरस्त किया गया, जिससे 284 ट्रेनों को पूरी तरह से और 34 ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। इसके अलावा 20 ट्रेनों को रीशेड्यूल्ड और 24 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और अन्य राज्यों से चलने वाली गाड़ियां हैं। वहीं बड़ी संख्या में ट्रेनें देरी से चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन, जापान समेत दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लेकर भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्र सरकार रोजाना कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे। बैठक में देश में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है। देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए और आपातकालीन प्रतिक्रिया को परखने के मकसद से मंगलवार को एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.05 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 196 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 190 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। देश में अभी सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। और आज सुबह दिल्ली के ITO चौराहे पर एक कार को आग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अचानक से गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार थोड़ी देर में पूरी तरह से ही जल गई। दमकल कर्मियों ने कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि पूरी कार चंद समय में ही जल गई। पर आज एक कार में लगी आग को बुझाते दमकल कर्मी। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान द्वारा एक और ड्रोन घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया है। BSF ने रविवार शाम को अमृतसर के बॉर्डर इलाके के पास एक ड्रोन को मार गिराया। BSF ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि 25 दिसंबर की रात को ड्रोन की आवाज सुनाई दी। BSF कर्मियों ने तत्काल उस तरफ फायरिंग की। थोड़ी ही देर के बाद BSF कर्मियों ने जब तलाशी अभियान शुरू किया तो अमृतसर सीमा के पास खेतों में ड्रोन बरामद हुआ। भारत जल्द ही निवेश का एक प्रमुख गढ़ बन सकता है। दुनिया भर के अमीर लोग अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत व दक्षिण पूर्व एशिया में लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ उनके अनुकूल है। UBS बिलियनियर
एमिशन रिपोर्ट 2022 में ये बात सामने आई कि स्विस बैंक की ये 8वीं रिपोर्ट है जिसमें अरबपतियों को शामिल किया गया है। इसमें फायदा, कमाई के तरीके और व्यापार संबंधित कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। ये रिपोर्ट 75 बाजारों में 2500 से अधिक अरबपतियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वे के दौरान 58% अरबपतियों ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को निवेश के लिए अपना बाजार चुना है। केवल 42% ने ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को चुना है। केवल निवेश में ही नहीं बल्कि चीन ने एक साल पहले की तुलना में अरबपतियों की रैंक में भी गिरावट देखी है। वहीं दुनिया के बाकी जगहों की तुलना में भारत में भी अरबपतियों की आबादी बढ़ी है क्योंकि ये देश 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अपनी कड़ी मेहनत से भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। इस समय भारतीय अरबपतियों की संख्या पिछले साल 140 से बढ़कर 166 हो गई और उनकी कुल संपत्ति में भी वृद्धि हुई है। उधर चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। चीन ने अब ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में चीन के 71 लड़ाकू विमानों ने मध्य रेखा को पार किया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन हमारी सीमा में सैन्य गतिविधियों को जारी रखे हुए है। चीन ने रविवार को ताइवान के हवाई क्षेत्र के आसपास स्ट्राइक ड्रिल की। चीन का कहना है कि ये ताइवान और अमेरिका के एक चेतावनी के लिए आयोजित किया गया था और उनके उकसावे का जवाब है। चीनी सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उसने ताइवान के आसपास संयुक्त गोलाबारी स्ट्राइक ड्रिल का आयोजन किया था। ताइवान ने कहा कि अभ्यास से पता चलता है कि बीजिंग क्षेत्रीय शांति को नष्ट करने का काम कर रहा है और ताइवान के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ताइवान के पास 7 चीनी नौसैनिक जहाजों का भी पता चला है। ताइवान ने कहा कि चीन ने अपने कई विमानों को हमारे क्षेत्र में भेजा लेकिन हमारे मिसाइल सिस्टम ने उनकी उड़ान की निगरानी की। ताइवान की सरकार का कहना है कि वे शांति चाहती है लेकिन अगर चीन हमला करता है तो वो अपनी रक्षा करेगी। अमेरिका में बर्फीला तूफान कहर बरपा रहा है। इससे अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खून जमा देने वाली सर्दी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। 20 लाख घरों में लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। हिमपात के कारण रास्ते बंद हो चुके हैं। लोग कई जगह अपनी कारों में फंसे हुए हैं। वाहनों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि वो संकट को देखते हुए व्हाइट हाउस के संपर्क में है। बाइडेन प्रशासन आपदा की घोषणा करने को लेकर राज्य के अनुरोध को स्वीकार कर सकता है। बफेलो हवाई अड्डे पर 43 इंच हिमपात दर्ज की गई। इसके अलावा देश में कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निरस्त करनी पड़ी हैं। वहीं रेल व सड़क यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये तूफान बड़े दायरों में फैला हुआ है। अमेरिका की लगभग 60% जनसंख्या को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार राकी पर्वत श्रेणी से पूर्व में एप्लाचियांग तक कई जगह का तापमान 0 से काफी नीचे गिर गया है। और नेपाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आज पुष्प कमल दहल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। पुष्प कमल दहल को केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन यूएमएल ने समर्थन दिया है। पुष्प कमल प्रचंड ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को सांसदों के समर्थन वाला पत्र भी सौंप दिया जिसमें बहुमत के लिए प्रचंड के समर्थन में 165 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। दहल के पास सीपीएन यूएमएल के 78, उनकी अपनी माओवादी सेंटर पार्टी के 32 और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 20, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 14, जनता समाजवादी पार्टी के 12 और जनमत के 6 सांसदों सहित 169 सदस्यों का समर्थन है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए कई विस्फोटों में सेना के एक कैप्टन सहित 5 सैनिकों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। 2 विस्फोट क्वेटा में एक कोहलू जिले के काहन इलाके में, जबकि चौथा विस्फोट तुर्बत में हुआ। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा कि खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान कोहलू जिले के काहन इलाके में अग्रणी दल के समीप उन्नत किस्म का विस्फोटक फट गया। स्थानीय मीडिया ने खबर दी है कि क्वेटा से लगे शहर में एक पुलिस जांच चौकी पर हथगोला फेंका गया, जिसमें वहां तैनात 3 जवान घायल हो गए। इससे पहले क्वेटा के सब्जाल रोड स्थित शहीद अमीर दस्ती पुलिस थाने के सामने एक हथगोला फटा। क्वेटा पुलिस के अनुसार सड़क पर 2 हथगोले फेंके गए, जिनमें से एक में विस्फोट हो गया जबकि दूसरा निष्क्रिय कर दिया गया। वहां के सदर पुलिस थाने परिसर में एक और ग्रेनेड विस्फोट हुआ। मालदीव की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हवाला और रिश्वत लेने के आरोप में 11 साल कैद की सजा सुनाई। मालदीव के आपराधिक न्यायालय ने उन पर 5 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यामीन को एक सरकारी द्वीप को लीज देने के एवज में धन लेने का दोषी पाया है। उन्हें हवाला के लिए 7 साल और रिश्वत लेने के लिए 4 वर्ष की सजा सुनाई गई। यामीन साल 2013 से 2018 के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति रहे। 2018 में वे चुनाव हार गए। हालांकि यामीन 2023 में होने वाले चुनाव के लिए मालदीव की प्रगतिशील पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे। ये पहली बार नहीं है जब यामीन को किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है। 2019 में एक अन्य मामले में उन्हें हवाला के लिए 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि 2 साल के बाद उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले को खारिज कर दिया था। और उत्तर पश्चिमी स्पेन में दर्दनाक हादसा हुआ है जब एक बस पुल से नदी में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक हादसे में घायल हुए दोनों लोगों को रस्सी की मदद से नदी से बाहर निकाला गया है। साथ ही उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की जांच की गई, उसे शराब और ड्रग्स के लिए नेगेटिव पाया गया है। बता दें कि बस लुगो और विगो शहर के बीच यात्रा कर रही थी। इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। रात को बस नदी में गिर गई, जिसके बाद बस में पानी भर गया और उसमें सवार 6 लोगों की जान चली गई। और खेलों में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच का टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला आज से मेलबर्न में शुरू हुआ। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट सेरेल एरवी के रूप में गिरा, जिन्हें स्कॉट बोलैंड ने 18 के स्कोर पर चलता किया। इसके थोड़ी ही देर के बाद कैमरन ग्रीन ने थ्यूनिस डी ब्रून को 12 के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद टीम ने डीन एल्गर, टेम्बा बेवुमा और खाया जोंडो के विकेट भी जल्दी जल्दी गंवा दिए। इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला गया है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। ये मुकाबला सिर्फ 2 दिन के अंदर खत्म हो गया था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को फिलहाल सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं